Effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. पीटर ड्रकर की ये बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दिल पर लगती है। मतलब प्लान बनाना एक बात है, पर उसे हकीकत में बदलकर रिजल्ट्स लाना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। आज हम सीए इंटर के लिए स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद साफ है, सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं, बल्कि ये समझना कि क्यों कुछ कंपनियां अपने ब्रिलियंट प्लान्स को हकीकत में बदल देती हैं और क्यों कुछ के प्लान्स सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। ये चैप्टर थ्योरी कम और बिजनेस की असलियत ज्यादा है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले पूरी तस्वीर को समझते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर उसे लागू करने और फिर जांचने तक का पूरा सफर दिखता कैसा है? क्या ये एक सीधी लाइन में होता है कि पहले प्लान बनाओ, फिर लागू करो और काम खत्म? बिल्कुल नहीं, और ये सोचना ही पहली गलती है। अच्छा। असल में ये एक लगातार चलने वाली और डायनामिक प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए फ्रेड आर डेविड का मॉडल बहुत काम का है। इसमें 5 मुख्य चरण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल की तरह। अच्छा, तो वो 5 कदम क्या हैं जो ये साइकिल बनाते हैं? पहला है विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स तय करना, यानी कंपनी कहां जाना चाहती है, उसका मकसद क्या है। ठीक है। दूसरा है एनालिसिस, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें कंपनी अपनी अंदरूनी ताकत और कमजोरियों को बाहरी मौकों और खतरों से मिलाती है। और इसके बाद? इसके बाद तीसरा चरण आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना। एनालिसिस के आधार पर कंपनी तय करती है कि उसे ग्रोथ करनी है, स्टेबल रहना है या कुछ बिजनेस से बाहर निकलना है, जिसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। तो एनालिसिस और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल काम हो गया, पर असल चुनौती तो शायद अब शुरू होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। यहीं पर चौथा और सबसे मुश्किल चरण आता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। प्लान को एक्शन में बदलना। हाँ, ये सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा है। और 5वां आखिरी चरण है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसमें यह देखा जाता है कि जो सोचा था वो हो रहा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर कोर्स करेक्शन किया जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, ये लगातार चलती रहती है। यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि कंपनियों के पास शानदार स्ट्रैटेजी तो थी, लेकिन वो उसे लागू नहीं कर पाई। आखिर इन दोनों में, बनाने और लागू करने में बुनियादी फर्क क्या है? ये एक क्लासिक सवाल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक सोचने समझने वाली यानी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, इसका जोर इफेक्टिवनेस पर होता है, डूइंग द राइट थिंग्स, यानी सही काम चुनना। ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है। और इम्प्लीमेंटेशन? जबकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। इसका जोर एफिशिएंसी पर होता है, डूइंग थिंग्स राइट, यानी चुने हुए काम को सही तरीके से करना। अच्छा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक सब लोग शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बेहतरीन प्लान भी बेकार है अगर उसे ठीक से लागू न किया जाए। ये तो नाकामी की पक्की रेसिपी लगती है। बिल्कुल। इसे हम एक 2x2 मैट्रिक्स से समझ सकते हैं, जो केस स्टडीज को एनालाइज करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। सोचिए, एक एक्सेस पर है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जो अच्छी हो सकती है या खराब, फ्लॉड, और दूसरे एक्सेस पर है इम्प्लीमेंटेशन, जो शानदार, एक्सीलेंट हो सकता है या कमजोर, वीक। तो इसमें 4 अलग-अलग सिनेरियोज बनते हैं। हाँ, पहला स्क्वायर बी, जो बेस्ट केस है, स्ट्रैटेजी भी अच्छी और इम्प्लीमेंटेशन भी शानदार। ये सक्सेस का फॉर्मूला है। आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन। फिर है स्क्वायर सी, वर्स्ट केस, स्ट्रैटेजी भी खराब और इम्प्लीमेंटेशन भी कमजोर। ये फेलियर की गारंटी है। और बीच वाले 2? हाँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर ए है, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर। ये कंपनियां अक्सर कहती हैं, हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था पर चल नहीं पाया। यहां उन्हें अपनी एग्जीक्यूशन सुधारनी होगी। और चौथा स्क्वायर, जहां इम्प्लीमेंटेशन तो शानदार है पर स्ट्रैटेजी ही गलत है। ये तो सबसे खतरनाक लगता है, मतलब आप पूरी मेहनत से गलत दिशा में भाग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्क्वायर डी सबसे खतरनाक है। इसका क्लासिक उदाहरण है नोकिया। अच्छा? हाँ,
2008-9 में नोकिया दुनिया की सबसे एफिशिएंट फोन बनाने वाली कंपनी थी। उनका सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ शानदार था। उनका इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट था। पर उनकी स्ट्रैटेजी फ्लॉड थी। वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटके रहे, जबकि दुनिया सॉफ्टवेयर और ऐप इकोसिस्टम्स की तरफ जा रही थी, जैसा एप्पल और एंड्रॉयड कर रहे थे। तो वो गलत काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। एग्जैक्टली वो पूरी परफेक्शन के साथ एक ऐसा फोन बना रहे थे जो ऑब्सोलीट हो रहा था। वाओ, ये उदाहरण तो इस मैट्रिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये भी सुना है कि इन दोनों के बीच कोई लिंकेजेस भी होते हैं। हाँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। इसे ऐसी समझिए कि ये एक 2 वे स्ट्रीट है। कैसे? स्ट्रैटेजी बनाना एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है। ये इम्प्लीमेंटेशन टीम को बताता है कि क्या बनाना है। ये हुआ फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है। लेकिन जमीन पर मौजूद इंजीनियर यानी इम्प्लीमेंटेशन टीम आर्किटेक्ट को बताती है कि सर, हमारे पास इस तरह का पुल बनाने की टेक्नोलॉजी या बजट ही नहीं है। ये फीडबैक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट को बदल सकता है। ये हुआ बैकवर्ड लिंकेज। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये साफ है कि इम्प्लीमेंटेशन ही असली खेल है। तो इसे ठीक से करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? किन खंभों पर यह टिका होता है? यहाँ 3 मुख्य स्तंभ है। ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा, स्ट्रक्चर, उसकी संस्कृति, कल्चर और उसका नेतृत्व, लीडरशिप। चलिए पहले स्तंभ यानी स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। मशहूर विचारक एल्फ्रेड चैंडलर ने कहा था, स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जैसी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वैसा ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक स्टार्टअप हैं और आपकी स्ट्रैटेजी है कि कम से कम कीमत पर एक प्रोडक्ट बनाना है। तो आप एक सिंपल स्ट्रक्चर रखेंगे जहां आप यानी मालिक सारे बड़े फैसले लेंगे ताकि तेजी से काम हो। सही है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो स्पेशलाइजेशन पर फोकस करता है। और जब कंपनी और बड़ी हो जाती है और एक प्रोडक्ट की जगह कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लगती है या अलग अलग शहरों में काम करने लगती है, तब तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे आईटीसी को देखिए। हाँ, उनके पास सिगरेट्स का डिवीजन है, होटल्स का डिवीजन है, एग्री बिजनेस का डिवीजन है, एफएमसीजी का डिवीजन है। हर डिवीजन अपने आप में एक मिनी कंपनी की तरह काम करता है, जिसके अपने प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। अगर आपकी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन की है, तो डिविजनल या एसबीओ मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर ही काम करेगा। मैंने एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा है, जहां एक एम्प्लॉई को 2 बॉस को रिपोर्ट करना होता है। ये तो सुनने में ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये सच में कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसीलिए ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। तो ये कहाँ काम आता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तब काम आता है जब आपको फंक्शनल एक्सपर्टीज और प्रोडक्ट इनोवेशन दोनों पर बराबर ध्यान देना हो। जैसे एक आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने टेक्नोलॉजी मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती होगी। बहुत होती है, पर ड्यूअल रिपोर्टिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं, इसलिए इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रक्चर कंपनी के कंकाल यानी स्केलेटन की तरह है, जो पूरे बिजनेस को एक ढांचा देता है। पर सिर्फ कंकाल तो अपने आप चल नहीं सकता, उसे चलाने के लिए मसल्स और नर्वस सिस्टम चाहिए। तो क्या वो कंपनी का कल्चर होता है? क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर हार्ड साइड है तो कल्चर सॉफ्ट साइड है। अच्छा। और पीटर ड्रकर की एक और मशहूर कहावत है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब अगर आपका कल्चर आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं करता, तो आपकी कितनी भी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो, वो फेल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब एक शानदार प्लान भी फेल हो सकता है सिर्फ इसलिए कि कंपनी का माहौल सही नहीं है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण? बहुत सारे हैं। सोचिए, एक बड़ा पुराना सरकारी बैंक है। उनकी स्ट्रैटेजी है कि उन्हें एक नया सुपर फास्ट यूजर फ्रेंडली मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च करना है जो नए जमाने के फिनटेक स्टार्टअप्स को टक्कर दे सके। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है। बिल्कुल, पर बैंक का कल्चर कैसा है? वहां फैसले धीरे धीरे होते हैं, हायरार्की बहुत ज्यादा है, रिस्क लेने से सब डरते हैं और 9 to 5 की मेंटालिटी है। तो अब आप ही बताइए, क्या इस कल्चर में कोई स्टार्टअप जैसा एजाइल प्रोडक्ट बन सकता है? कभी नहीं। कल्चर उस स्ट्रैटेजी को सुबह के नाश्ते में ही खा जाएगा। सही बात है। इसके उलट गूगल की स्ट्रैटेजी है इनोवेशन करना, और उनका कल्चर एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इसलिए वहां स्ट्रैटेजी और कल्चर एक साथ काम करते हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया। तो आपके पास सही ढांचा है, सही माहौल है,
अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। यहीं पर लीडरशिप का रोल आता है ना? एग्जैक्टली। और यहाँ हम सिर्फ मैनेजर की बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रैटेजिक लीडर की बात कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? मैनेजर का काम डे टू डे ऑपरेशंस को चलाना है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक लीडर का काम है भविष्य के लिए विजन बनाना, बदलाव लाना और लोगों को उस विजन के लिए प्रेरित करना। जैसे? धीरूभाई अंबानी या एन.आर. नारायण मूर्ति। बेहतरीन उदाहरण। वो सिर्फ मैनेजर नहीं थे, वो विजनरी थे जिन्होंने पूरे उद्योग को बदल दिया। इसमें लीडरशिप स्टाइल्स की भी बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों स्टाइल्स बहुत अलग हैं और अलग-अलग सिचुएशंस में काम आते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप सिस्टम और प्रोसेस पर चलती है। मतलब? ये तुम ये टारगेट पूरा करो, मैं तुम्हें बोनस दूंगा वाले सिद्धांत पर काम करती है। ये एक स्टेबल माहौल में, जहां चीजें तयशुदा तरीके से चल रही हों, ज्यादा काम आती है। और ट्रांसफॉर्मेशनल? इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपनी उम्मीद से भी ज्यादा हासिल करें। ये कब काम आती है? जब कंपनी किसी बड़े संकट में हो या कोई बड़ा बदलाव लाना हो, तब ये लीडरशिप स्टाइल सबसे असरदार होती है। एक अच्छा स्ट्रैटेजिक लीडर जानता है कि कब ट्रांजैक्शनल बनना है और कब ट्रांसफॉर्मेशनल। बहुत बढ़िया। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर बना लिया, कल्चर को अलाइन कर लिया और सही लीडरशिप भी है। पर हम सफर पे निकल तो पड़े, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? इसी सवाल का जवाब है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है जो बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। ठीक है। इसका मकसद ये देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी प्लान के मुताबिक लागू हो रही है और क्या इससे वो नतीजे मिल रहे हैं जो सोचे गए थे। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं ना? वो अक्सर मुझे कंफ्यूज करते हैं। चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आप दिल्ली से मुंबई एक कार रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अच्छा। पहला कंट्रोल है प्रीमिस कंट्रोल। सफर शुरू करने से पहले आपने ये अजम्पशन बनाया था कि रास्ते में मौसम साफ रहेगा। प्रीमिस कंट्रोल का मतलब है कि आप सफर के दौरान लगातार मौसम की रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं। क्या आपकी शुरुआती मान्यता अभी भी वैलिड है? समझ गई। दूसरा? दूसरा है स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। इसका मतलब है कि आप बस अपनी आंखें और कान खुले रख रहे हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं, आसपास के माहौल, दूसरे ड्राइवरों, साइन बोर्ड्स पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड जानकारी मिल सके। ठीक है। तीसरा है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अचानक आपकी कार का चेक इंजन लाइट जलने लगता है। मतलब कोई क्राइसिस? हाँ, ये एक अनएक्सपेक्टेड घटना है। अब आपको तुरंत रुककर अपनी आगे की स्ट्रैटेजी को रीइवैल्यूएट करना होगा। ये है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। और चौथा और आखिरी? और चौथा है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप हर 1-2 घंटे में अपना जीपीएस चेक कर रहे हैं कि क्या आप सही रूट पर हैं, क्या आप तय समय पर अपने अगले माइलस्टोन तक पहुंच रहे हैं। वाओ, ये कार वाली एनालॉजी तो कमाल की है। अब ये चारों कंट्रोल हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल। और अंत में ये सब कुछ परफॉर्मेंस से जुड़ता है? हाँ, अंत में ये सब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स में दिखता है। रेवेन्यू ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केट शेयर, और अब इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। हाँ, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस सिर्फ मुनाफे, प्रॉफिट से नहीं, बल्कि समाज, पीपल और पर्यावरण, प्लैनेट पर इसके असर से भी मापी जानी चाहिए। तो आज हमने देखा कि स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ शुरुआत है, एक ब्लूप्रिंट है। असली खेल उसे लागू करने में है, जिसके लिए एक मजबूत कंकाल, स्ट्रक्चर, एक सपोर्टिव आत्मा, कल्चर और एक विजन वाला ड्राइवर चाहिए। और सफर में रास्ता भटकने से बचने के लिए 4 तरह के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, प्रेमिस, सर्वेलियंस, स्पेशल अलर्ट और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एक कंपास और जीपीएस की तरह काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल। हमारे सोर्स मटेरियल में क्वाड्रुपल बॉटम लाइन का भी जिक्र है, जो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट के साथ एक चौथा पी, पर्पस भी जोड़ता है। पर्पस यानी मकसद। हाँ, तो सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां ग्राहक और कर्मचारी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कंपनियों के मूल्यों से भी जुड़ना चाहते हैं, क्या किसी कंपनी के लिए सिर्फ मुनाफे की एक अच्छी रणनीति बनाना काफी है? या फिर पर्पस यानी एक बड़ा मकसद किसी भी रणनीति की लंबी सफलता का असली शुरुआती बिंदु होना चाहिए?